हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज़ चल रही है और इससे पहले हम अपने 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस वीडियोज़ में किए हैं और उसकी हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप वहाँ पर जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो गाइस, आज उसी सीरीज़ में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। गाइस, इससे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो हम बना चुके हैं। वो उसमें जो है सभी सेक्शन कंप्लीट्स नहीं थी, तो बच्चों की डिमांड थी कि हमें 103 सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट करवाई जाएं, कोई भी सेक्शन मिस ना हो, क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन में है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। तो हमने सोचा कि ये जो हमारी लेक्चर होगा इसमें हम आपको कंप्लीट 103 सेक्शंस और उसके साथ अपने शेड्यूल्स 5 शेड्यूल हैं और 14 पार्ट हैं, वो सब आपको कंप्लीट 1 वीडियो में करवाया जाएगा और इससे बाहर 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सबसे पहले कब ये पास किया गया, ये 2019 में पास किया गया। तो इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था कि बाइफरकेट कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, और जिसमें क्या था, एक बनाई गई यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक बनाई गई यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये एक्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया? ये एक्ट 5 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में और इसे वहाँ पास करवा लिया गया। और ये एक्ट जब हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था ये बिल, तो उसमें जो 125 वोट्स थे वो फेवर में पड़े थे और 61 वोट जो थे वो अगेंस्ट में पड़े थे इस बिल के। और फिर 6 अगस्त को क्या हुआ, ये लोकसभा ने भी इसको पास कर दिया। लोकसभा में 370 जो वोट थे वो फेवर में पड़े थे और 70 वोट जो थे वो अगेंस्ट में पड़े थे। तो फिर उसके बाद 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिल गई और इस एक्ट को जो है वो एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट या इनैक्ट कब किया गया? तो ये किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। और इस एक्ट में क्या है? 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं, जो अब हम डिटेल में करेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें पार्ट्स की, तो इसके जो है टोटल जो है 14 पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है प्रीलिमिनरी और सेकंड पार्ट डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और थर्ड पार्ट जो है वो करता है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, और फोर्थ पार्ट डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और फिफ्थ पार्ट जो डील करता है वो करता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और सिक्स पार्ट जो डील करता है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ डील करता है। और आगे हम सेवन्थ पार्ट की बात करें तो वो मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन के साथ डील करता है। एट्थ पार्ट हाई कोर्ट, और नाइन्थ पार्ट एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और 10th पार्ट डील करता है अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, और 11th पार्ट डील करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और 12th पार्ट जो डील करता है वो प्रोविज़न एड टू सर्टेन कॉरपोरेशन एंड एनी अदर मैटर्स के साथ डील करता है, और 13 जो है वो करता है प्रोविज़न एज टू सर्विसेज के साथ डील, और 14 जो करता है लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविज़न। ये थे गाइस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के पार्ट जो कि आपको आने चाहिए। इससे पहले इसी पार्ट्स में से 6 to 7 क्वेश्चन आए थे SI JKP में, जो कि बाद में इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। इसमें 6 क्वेश्चन जो थे इस पार्ट्स में थे। तो इसी तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे उनकी सेक्शंस के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की।
और इसमें जैसे हमने देखा कि प्रीलिमिनरी आता है, और इसमें जो सेक्शन 1 आती है वो डील करती है शॉर्ट टाइटल के साथ। जितने भी शॉर्ट टाइटल होंगे हमारी स्टेट में वो किससे डील करते हैं, प्रीलिमिनरी के साथ डील करते हैं, और वो आती हैं सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं, जितनी भी हमारे यूनियन टेरिटरी में चीज़ें हैं उनकी डेफिनेशंस जितनी भी हैं वो मेंशंस की गई हैं प्रीलिमिनरी पार्ट फर्स्ट में। और पार्ट 2 जैसे आपको हमने पढ़ा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 डील करता है। और इसमें जो है सेक्शन 3 किससे डील करती है, सेक्शन 3 डील करती है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाई जाएगी जो विदाउट लेजिस्लेचर होगी। और सेक्शन 4 डील करती है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर के साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई जाएगी। और 5th सेक्शन जो डील करती है वो करती है गवर्नर के साथ। जो गवर्नर होगा एग्जिस्टिंग स्टेट जम्मू कश्मीर का, वो कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा दोनों यूनियन टेरिटरी का। ये सेक्शन कौन सी है, ये सेक्शन 5 है। और सेक्शन 6 की अगर हम बात करें तो ये डील करती है अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट के साथ ये डील करती है। क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में हैं, तो इसलिए जो है इसको अमेंड किया गया। वहाँ से स्टेट्स में से जम्मू कश्मीर को निकाल कर यूटी में डाल दिया गया। तो इसलिए जो सेक्शन 6 है वो डील करती है अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद हमारा आता है 7th सेक्शन। सेक्शन 7 जो डील करती है वो करती है सेविंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जो गवर्नमेंट की पावर है उसको सेव करना, जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर की, उसकी पावर को सेव किया है सेक्शन 7 के अंडर। उसके बाद हमारा आता है पार्ट थर्ड में आता है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। सबसे पहले हम काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें तो इसमें जो सेक्शन 8 वो डील करती है अमेंडमेंट ऑफ 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4th शेड्यूल में क्या है, वहाँ पे बताया गया है कि राज्यसभा में किस स्टेट की या यूटी की कितनी सीटें होंगी, वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें जो आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की कितनी टोटल सीटें हैं, 4 सीट्स हैं काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा में। तो सेक्शन 9 किससे डील करती है, एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स उनका एलोकेशन वो डील करता है सेक्शन 9 में। फिर उसके बाद हम बात करें हाउस ऑफ पीपल की, मतलब लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो है सेक्शन 10 डील करती है रिप्रेजेंटेशन इन दी हाउस ऑफ पीपल। मतलब लोकसभा में कितनी सीटें होंगी जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 5 सीट्स हैं और लद्दाख की जो है वो 1 सीट है। तो उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 डील करता है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976। ऑर्डर 1976 जो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके साथ ये डील करती है सेक्शन 11। और सेक्शन 12 जो डील करती है प्रोविज़न एज टू सिटिंग मेंबर्स की जो प्रोविज़न है उसके साथ जो डील करती है वो करती है सेक्शन 12। उसके बाद हमारा आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे पहले आता है उसमें सेक्शन 13। सेक्शन 13 डील करती है जो आर्टिकल 239A है वो एप्लीकेबल होगा जम्मू कश्मीर पे। जो आर्टिकल 239A ये सेम टू सेम किस यूटी पे है, पुडुचेरी जो है उस पर सेम टू सेम उसी तरीके से हमारी स्टेट भी यूटी JNK भी वर्क करेगी। तो वो कौन सी सेक्शन बताती है, सेक्शन 13, जिसमें आर्टिकल जो है 239A है वो एप्लीकेबल होगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। उसके बाद हम बात करें सेक्शन 14 की, तो सेक्शन 14 बताती है हमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, और उसकी कंपोजिशन ये हमें सेक्शन 14 बताती है। और सेक्शन 14(1) क्या बताती है, इसमें बताती है कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर का अंडर आर्टिकल 239A, और उसी गवर्नर को हम बोलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर को जो बोलेंगे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे। और सेक्शन 14(2) हमें बोलती है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो होगी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। और उसके बाद हम अगर बात करें सेक्शन 14(3) की,
तो इसमें जो बताया गया है कि टोटल जो सीट्स होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो जम्मू कश्मीर में 107 होंगी। उस टाइम पे जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो उस टाइम बताया गया था कि 107 होंगी, बट बाद में इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 114, जिसमें अभी जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें हमारी जम्मू को दी गई हैं 43 सीट्स और श्रीनगर को दी हैं 47 सीट्स। तो ठीक है, तो 14(4) सेक्शन डील करती है कि जो 24 सीट्स हैं वो वैकेंट रहेंगी पीओके के लिए, और सेक्शन 14(5) डील करती है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिलिमिटेशन कौन डील करती है, सेक्शन 14(5). उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 14(6) की, तो ये डील करती है रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी की रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में और उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ये कौन सेक्शन डील करती है, ये 14(6) डील करती है। और अगर बात करें हम सेक्शन 15 की, तो सेक्शन 15 जो डील करती है वो करती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में, यह डील करती है सेक्शन 15। और सेक्शन 16 की बात करें तो उसमें बताया गया है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, के क्या क्वालिफिकेशन होगी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरशिप के लिए। और सेक्शन 17 की अगर हम बात करें, इसमें बताया गया ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी होगी, मतलब कितने साल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसकी ड्यूरेशन जो है वो 17 में बताई गई है। और इसी में एक 17(1) जो है 17(1) सेक्शन ये बोलती है कि जो इमरजेंसी के टाइम जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्सटेंशन दी जा सकती है। और सेक्शन 18 की बात करें हम, तो इसमें बताया गया है सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोरोगेशन एंड डेजुलेशन। ये सारा जो होगा सेशन, प्रोरोगेशन और डेजुलेशन ऑफ असेंबली, ये सेक्शन 18 हमें बताती है। और सेक्शन 19 की बात करें, इसमें बताया गया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 होंगे। और सेक्शन 20 किससे डील करती है, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे वो प्रोसाइड नहीं करेंगे जब उनका रेजोल्यूशन ऑफिस में हो, रिमूवल के लिए उनका रेजोल्यूशन आया हो और वो अंडर कंसीडरेशन हो, तो तब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर सकते। ये सेक्शन हमें बताती है 20। और उसके बाद आती है हमारी सेक्शन 21। सेक्शन 21 बताती है स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर स्पेशल एड्रेस करेगा वो सेक्शन 21 बताती है हमें। और सेक्शन 22 बताती है राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल का क्या राइट है विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सेक्शन 22 बताती है हमें। और सेक्शन 23 की अगर बात करें, इसमें बताया गया है कि राइट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एड्रेस करेगा या उनको मैसेज भेजेगा, वो सेक्शन हमें बताती है 23। और 24 में बताया गया है ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स, और ओथ और एफर्मेशन मेंबर्स की वो बताती है हमें सेक्शन 24। और उसके बाद आती है हमारी 25 में बताया गया है वोटिंग इन असेंबली, पावर ऑफ असेंबली टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम, और इसमें ये बताया गया। और 26 में बताया गया वेकेशंस ऑफ सीट, मतलब कैसे वैकेंसी क्रिएट होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो हमें 26 सेक्शन बताती है। 27 बताती है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, और 28 बताती है हमें डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर बीइंग अ मेंबर। और 28 जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ बताती है हमें, वो सेक्शन 28 है। और 29 इसमें हमें बात की गई है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड अफर्मेशन और व्हेन नॉट एक्वायर्ड और व्हेन डिस्क्वालीफाइड। और उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 30 में बात की गई है पावर प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स की पावर और प्रिविलेजेस, ये हमें बताती है सेक्शन 30। और सेक्शन 31 की बात करें, इसमें बताया गया है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। और सेक्शन 32 में बताया गया है कि एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब लेजिस्लेटिव पावर हमारी जो असेंबली के पास है वो क्या होंगी।
पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के बाकी सारे मतलब पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है। और सेक्शन 33 की अगर हम बात करें, इसमें बताया गया है कि एग्जम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फ्रॉम टैक्सेशन, मतलब यूनियन की प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो बताया गया हमें सेक्शन 33 में। और सेक्शन 34 की बात करें, इसमें बताया गया रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू सर्टन मैटर्स, मतलब जो लॉ, कुछ लॉ ऐसे हैं लेजिस्लेटिव के असेंबली के बनाए हुए, वो मतलब उस पर लॉ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है जो मतलब अगेंस्ट होंगे गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन है, वो हमें बताती है 34 सेक्शन। और 35 सेक्शन की अगर हम बात करें, ये बताती है हमें इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जिन लॉज में जो पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाए हैं, अगर वो मेल नहीं खाते तो वो सेक्शन हमें बताती है 35 उस पर मतलब फिर किस के लॉ वैलिड होंगे, तो वो हमें सेक्शन बताती है 35। और अगर हम बात करें 36 सेक्शन की, तो यहाँ पे बताया गया स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंस बिल। और 37 की बात की गई तो इसमें बताया गया प्रोसीजर एज टू लैप्सिंग ऑफ बिल। और 38 में बताया गया असेंट्स टू बिल, जो असेंट्स देगा गवर्नर बिल्स पे, वो हमें 38 सेक्शन बताती है हमें। और 39 बताती है बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, और कुछ बिल ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए वो रखे होते हैं, क्या कहते हैं वो, उनकी कंसिडरेशन के लिए, तो वो बिल सेक्शन हमें बताती है 39। और सेक्शन 40 की बात करें, रिक्वायरमेंट एज टू सैंक्शन एंड रिकमेंडेशन टू बी रिकॉर्डेड एज मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली। और सेक्शन 41 की अगर हम बात करें, इसमें बताया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और सेक्शन 42 की अगर बात करें, इसमें बताया गया प्रोसीजर इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट्स। और 43 की अगर हम बात करें, इसमें बताया गया है अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में। और सेक्शन 44 हमें बताती है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में। और सेक्शन 45 बताती है हमें वोट्स ऑन अकाउंट के बारे में। सेक्शन 46 हमें बताती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में। और 47 हमें बताती है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो अभी हमारे जो यूटी में है वो हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आप हिंदी, उर्दू और कश्मीरी, डोगरी और इंग्लिश, ये जो हमारी हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और उसके बाद हमारी आती है 48 सेक्शन, जो हमें बताती है कि एक्ट्स और जो बिल हैं उनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाएंगी। और 49 हमें बताती है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में रिस्ट्रिक्शन है डिस्कशन के ऊपर। और उसके बाद 50 हमें बताती है कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकता प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स को कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकता। और सेक्शन 51 की बात करें हम, यह बताता है हमें सेक्रेटरीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और 52 हमें बताता है पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू परमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली में रिसेस होगी तो उस टाइम पे गवर्नर ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताती है सेक्शन 52। और अगर हम उसके बाद बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके साथ डील करती है सेक्शन 53। और इसमें हमें बात की गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। और इसमें 53(1) सेक्शन हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो 10% होगी टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 10% ही मिनिस्टर बन सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ में से। और 54 हमें बताता है अदर प्रोविज़न एज टू मिनिस्टर, अदर प्रोविज़न मिनिस्टर की क्या है वो हमें सेक्शन 54 बताता है। और इसमें एक 54(1) है, वो हमें बताती है सीएम जो होगा वो अपॉइंट किया जाएगा एलजी के द्वारा। और 55 हमें बताती है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और 56 हमें बताती है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर उसके बाद आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके साथ सेक्शन डील करती है 57। इसमें बताया गया अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में से लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया गया है। ये सेक्शन हमें बताती है 57। और उसके बाद हमारा आता है पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ किससे डील करता है? पार्ट फोर्थ डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। और इसमें आती है हमारी 58 सेक्शन, जिसमें बताया गया है कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का यूटी ऑफ लद्दाख में। फिर उसके बाद आता है पार्ट 5। इसमें बताया गया है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन होगी और इसमें 59 इसकी डेफिनेशन के साथ डील करती है। 16 में बताया गया है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। और इसमें 61 जो है इसमें पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि वो मेंटेन करे डिलिमिटेशन ऑर्डर को अप टू डेट। और उसके बाद 62 सेक्शन में बताया गया स्पेशल प्रोविज़न रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसिस। 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग जो है रीएडजस्टमेंट की जाएगी पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और रीएडजस्टमेंट किस में बात की गई है वो बताती है हमें सेक्शन 63। इसमें कहा गया कि स्पेशल प्रोविजन एज टू रीएडजस्टमेंट ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब रीएडजस्टमेंट किया जाएगा असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो हमें बताती है 63। बट 62 हमें बताती है रीएडजस्टमेंट पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का किया जाएगा, बट किस बेस पे किया जाएगा? 2011 के सेंसस के बेस पे किया जाएगा। और उसके बाद अगर हम 64 सेक्शन की बात करें, इसमें कहा गया कि प्रोसीजर क्या होगा डिलिमिटेशन का, वो सारा 64 सेक्शन हमें बताती है। और उसके बाद हमारा आता है पार्ट 6, जिसमें बात की गई है एससी और एसटी के बारे में, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में। और इसमें जो 65 सेक्शन है वो हमें बताती है जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, मतलब शेड्यूल कास्ट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा यूटी पे, वो 65 सेक्शन हमें बताती है। और 66 हमें बताती है एप्लीकेबल होगा शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 7। पार्ट 7 में मिसलिनियस और ट्रांजिशनल प्रोविज़न के बारे में बात की गई है। इसमें सबसे पहले 67 सेक्शन जो डील करती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। और 68 जो है वो डील करती है पब्लिक अकाउंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ एंड मनी क्रेडिटेड टू इट। और उसके बाद 69 सेक्शन जो है वो डील करती है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। और उसके बाद 70 सेक्शन जो डील करती है वो करती है बोरोइंग अपॉन दी सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब आप जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके बेस पे आप किसी से उधार भी ले सकते हो, मतलब बोरोइंग भी कर सकते हो उसकी सिक्योरिटी पे। तो ये बताती है हमें सेक्शन 70। और 71 हमें बताती है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ यूटी ऑफ J&K, मतलब किस प्रकार के हमारे अकाउंट्स होंगे, ये हमें सेक्शन बताती है 71। और उसके बाद अगर हम बात करें 72 की, तो सेक्शन 72 हमें ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में बताती है। और 73 के अगर बात कीजिए सेक्शन के बारे में, तो वो उसमें प्रोविज़न है कि अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब फेल हो जाए तो उसमें मतलब फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है, वो हमें बताती है सेक्शन 73। इसमें बताया गया प्रोविज़न इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। फिर उसके बाद 74 सेक्शन अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो एक्सपेंडिचर अथोराइज करेगा वो हमें बताती है सेक्शन 74। और उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 डील करती है हमारी हाई कोर्ट के साथ, जिसमें 75 सेक्शन हमें बताती है कि हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर का होगा वो कॉमन हाई कोर्ट होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। और 76 हमें बताती है कि स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू बार काउंसिल और एडवोकेट्स और बार काउंसिल के लिए जो प्रोविजंस हैं वो हमें सेक्शन 76 में मिलते हैं। और सेक्शन 77 हमें बताती है कि वहाँ पे प्रैक्टिस और प्रोसीजर कॉमन हाई कोर्ट में क्या होंगे, वो हमें सेक्शन 77 बताएगी। और 78 की अगर हम बात करें तो इसमें सेविंग्स के बारे में बताया गया है। तो अब आता है हमारा पार्ट 9। पार्ट 9 डील करता है हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। और 79 सेक्शन जो डील करती है वो करती है एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। फिर उसके बाद हमारा आता है पार्ट 10। पार्ट 10 में क्या है, अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। और 80 सेक्शन हमें बताती है अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और 81 हमें बताती है अथोराइज किया जाएगा एक्सपेंडिचर यूटी ऑफ लद्दाख को। और उसके बाद हमें बताती है जो रिपोर्ट्स 82 सेक्शन में बताती है रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट,
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अकाउंट्स की जो रिपोर्ट होंगी वो हमें सेक्शन 82 प्रोवाइड करवाएगी। और 83 हमें बताती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो हमें बताती है सेक्शन 83। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 11। पार्ट 11 में बात की जाए तो इसमें आता है अपॉर्शनमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और 84 सेक्शन इससे डील करती है एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट, मतलब क्या इसका क्या एप्लीकेशन है वो 84 सेक्शन हमें बताती है। और बात करें हम 12 सेक्शन पार्ट की, तो इसमें प्रोविज़न है टू सर्टन कॉरपोरेशन और एनी अदर मैटर्स है। और इसमें 85 है जो है, इसमें बात की गई है एडवाइजरी कमेटीज़ के बारे में। और 86 में बताया गया कि टेम्परेरी प्रोविज़न है ये कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग रोड ट्रांसपोर्ट परमिट। रोड ट्रांसपोर्ट परमिट जो है वो सेक्शन 86 के अंडर आते हैं। और 87 में हमें इनकम टैक्स के बारे में बोला गया है, स्पेशल प्रोविज़न एज टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न हैं वो सारे 87 सेक्शन में हैं। और उसके बाद हमारा आता है पार्ट 13। पार्ट 13 सर्विसेज के बारे में बताता है, प्रोविज़न एज टू सर्विसेज। और इसमें 88 जो है वो प्रोविज़न बताती है हमें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। और 89 जो है वो हमें अदर सर्विसेज के बारे में बताती है। और ये जो क्वेश्चन है ये JKSSB के जो हैं सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछे गए हैं ये सेक्शन, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। और 90 सेक्शन ये डील करती है अदर प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्विसेज, क्या प्रोविज़न रहेंगे सर्विसेज के अकॉर्डिंग, ये बताती है हमें सेक्शन 90। और सेक्शन 91 हमें बताती है कि जो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ऑफिसर इन सेम पोस्ट, मतलब जितने भी सर्व कर रहे हैं हमारे UT या JNK को, वो उसी पोस्ट पे रहेंगे। ये हमें सेक्शन कौन बता रही है, 91। 92 हमें बताती है कि एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनके एम्प्लॉय के प्रोविज़न जो है वो बताती है हमें सेक्शन 92। और 93 हमें बताती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है JKPSC, वो सेक्शन 93 के अंडर आती है। और अगर हम बात करें अब 14th पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है इसकी, तो ये आता है लीगल एंड मिसलिनियस प्रोविज़न। और इसमें सेक्शन 94 जो है वो बताती है उस अमेंडमेंट के साथ अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15 ऑफ आर्टिकल 37 ऑफ 1956, ये डील करती है सेक्शन 94 के साथ। और 95 सेक्शन क्या हमें बताती है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज, मतलब हमारे JNK के लॉज कितनी टेरिटरी तक मतलब एप्लीकेबल होंगे, वो हमें बताती है सेक्शन 95। और सेक्शन 96 की बात करें तो इसमें बताया गया है पावर टू अडॉप्ट लॉज। और सेक्शन 97 ये हमें बताती है पावर टू कंस्ट्रू लॉ, मतलब कंस्ट्रू का मतलब होता है समझना, मतलब इसमें आप लॉ को समझ सकते हो, ये सेक्शन 97 बताती है हमें। और 98 में बात की गई है पावर टू नेम अथॉरिटीज़ एटसेट्रा फॉर एक्सरसाइजिंग स्टैट्यूटरी फंक्शन। और इसमें जो है कि आप किसी भी अथॉरिटीज़ के नाम चेंज कर सकते हो, ये 98 सेक्शन हमें बताती है। और 99 में बात की गई है लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में। और जो है सेक्शन 100 है उसमें कहा गया कि जो ट्रांसफ़र किए जाएंगे पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को। और उसके बाद जो सेक्शन 101 है उसमें बात की गई है राइट ऑफ प्लीडर्स टू प्रैक्टिस इन सर्टन केसेस, जो प्लीडर्स हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ केसेस में, ये सेक्शन 101 हमें बताती है। और 102 की बात करें, इसमें प्रोविज़न बताया गया है कि जो एक्ट हैं इनकॉन्सिस्टेंट विद अदर लॉज के साथ जो इनकॉन्सिस्टेंट एक्ट है उनका क्या करना है वो हमें बताएगी सेक्शन 102। और उसके बाद हमारी लास्ट सेक्शन आती है 103। इसमें बात की गई है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़, हमारे लॉ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको रिमूव करने की पावर भी गवर्नमेंट के पास है, वो सेक्शन 103 के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद हमारे आते हैं शेड्यूल्स। और शेड्यूल्स की बात करें हम, इसमें आता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल, ये हमें बताता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में। और सेकंड शेड्यूल की बात करें, इसमें बात की गई है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, और जिसमें सबसे पहले हमारी आती है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी। और इसके अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, वो रहेंगे कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला और पार्ट ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे जो रहेंगे ये बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर रहेंगे। और उसके बाद की गई है श्रीनगर के बारे में, तो श्रीनगर में बताया गया है गांदरबल, बडगाम, पुलवामा और शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंडर रहेंगे।
और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहेंगी अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, शोपियां और कुलगाम। और उधमपुर के बारे में बात की गई है, इसमें बात की गई है किश्तवाड़, डोडा, रामबन, कठुआ, उधमपुर। ये जो हैं ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये उधमपुर के अंडर रहेंगी। और जम्मू के अंडर बात की गई है जम्मू, सांबा और रियासी। ये जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स ये जम्मू डिवीज़न के अंडर रहेंगी। तो उसके बाद हमारा थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल में बात की गई है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, जितने भी एमएलए होंगे वो हमारे थर्ड शेड्यूल में आएंगे। और शेड्यूल फोर्थ की अगर हम बात करें, इसमें ओथ एंड अफर्मेशन, जितने भी मेंबर्स को ओथ एंड दिलाई जाएगी वो शेड्यूल फोर्थ के अकॉर्डिंग दिलाई जाएगी। और शेड्यूल 5 की बात करें, इस शेड्यूल के अंडर आते हैं 106 सेंट्रल लॉ जो रहेंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। और 166 स्टेट लॉ जो हैं वो रिमेन इन फोर्स रहेंगे। और 153 स्टेट लॉ और 11 गवर्नर एक्ट जो हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब रिपील कर दिया जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।